इलेक्शन, एक्शन और सिलेक्शन। खत्म हुआ इलेक्शन, हार पर हो रहा मंथन, जिम्मेदारों पर हो सकता है एक्शन, नए कार्यकर्ताओं का होगा सिलेक्शन। जी हां, उपचुनाव में मिली जीत से भले ही बीजेपी उत्साहित है, लेकिन रेगांव परंपरागत सीट में मिली हार को बीजेपी भुला नहीं पा रही है। लाजमी भी है, क्योंकि साल 2023 में विधानसभा चुनाव जो होने हैं, तभी तो बीजेपी उन मुख्य वजहों की पता लगाने में जुट गई है कि किस वजह से रेगांव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ में मिले वोटों की जानकारी मंगवा ली है। अब इसका विश्लेषण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि दमोह की तर्ज पर रेगांव में भी मंडल अध्यक्षों और अन्य नेताओं पर गाज गिरना संभव है। 3 जगह जीते हैं, ये पार्टी की बड़ी उपलब्धि है कि पृथ्वीपुर और जोबट जैसी वह परंपरागत सीटें, एक सीट हमारी जो थी उसमें हम पीछे रह गए हैं। निश्चित रूप से उसमें जो कुछ समीक्षा होनी है, पार्टी का नेतृत्व उस पर समीक्षा कर रहा है कि हम ये सीट वापस हमको 2023 के चुनाव में हासिल करना है, तो जो कमियां रह गई थी उनको दूर करेंगे। इधर उपचुनाव में मिली बड़ी हार के बाद कांग्रेस भी चिंता में है और हार पर फीडबैक लेने में जुट गई। बीते दिनों खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक बुलाई थी। बैठक में उपचुनाव में मिली हार पर मंथन कर उसके कारणों पर चर्चा हुई। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जल्दी हारी गई सीटों पर बड़ी सर्जरी होगी। देखिए, तीनों विधानसभा सीट जो चुनाव हुए वहाँ पर परिस्थितियाँ सब जगह भिन्न थी। सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी, प्रशासन, पैसा और जो भी जोड़ तोड़ कर सकते थे उन्होंने पृथ्वीपुर में करा। निश्चित रूप से इसके बाद हम लोग समीक्षा जो करी है, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करी है, कैंडिडेट से बात करी है, हमारे ऑब्जर्वर गए थे, अध्यक्ष जी ने सबसे चर्चा करी है। 2023 में हम लोग फिर पुनः उसी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। कमलनाथ के बयान पर शिवराज ने न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि कहा कि कमलनाथ हार नहीं पचा पा रहे हैं। कांग्रेस के खिसकते जनाधार और हो रही हार से कमलनाथ जी बौखला गए। कल उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर जोबट भारतीय जनता पार्टी ने जीता नहीं, लूटा है। ये जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है। गौरतलब है कि उपचुनाव में मिली हार जीत से सरकार और विपक्ष की सेहत में फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में होने वाले चुनाव की पटकथा जरूर लिख गई है, जो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किस तरह से उपचुनाव में एक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ और उसके बाद अब रिएक्शन क्या होता है। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या हार के बाद बीजेपी कांग्रेस में चलेगा अनुशासन का डंडा? क्या वाकई पदाधिकारियों ने पार्टी के विपरीत काम किया, यानी सैबोटेज? क्या दोनों पार्टियों में होगा बड़ा संगठनात्मक फेरबदल? क्या सर्जरी से सफल होगा बीजेपी कांग्रेस का मिशन 2023? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमने 4 बिंदुओं में आपके सामने रखा है, लेकिन विस्तार से बात होगी। चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला और भाजपा वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में करूंगा हितेश जी आपसे कि डॉक्टर साहब, ये जो सारा मामला है, एक्शन भी होगा, इलेक्शन तो हो चुका है, उसके पहले सिलेक्शन भी हो गया था, तभी तो पृथ्वीपुर और जोबट में सिलेक्शन करके आपने उम्मीदवार खड़े किए। लेकिन अब उसके बाद बीजेपी ने बढ़त हासिल की है, 2 सीटें कांग्रेस से छीनी है, 1 गवाई भी है, लेकिन 2 सीटें लेने के बाद भी चिंता क्यों है भाजपा में? और कांग्रेस की चिंता इसलिए लाजमी है क्योंकि उसने अपनी मजबूत सीटों को खोया है। आपको क्या लगता है कि वाकई कोई सैबोटेज हुआ था रेगांव में,
भीतरघात की बात थी, या अब उसके बाद सच में जैसा भगवान दास सबनानी बता रहे थे, हम सुन रहे थे, भाजपा के वो महामंत्री भी हैं, कि पार्टी इस पर विचार कर रही है और एक्शन भी लेगी? आपको क्या लगता है? देखिए राघवेंद्र जी, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से एक सदा प्रवाहित होने वाला दल है। तो अब उस प्रवाह में हार भी आती है, जीत भी आती है, और भाग्य हमारा अच्छा है कि हम चूँकि लगातार मेहनत करते हैं, और जो आपने कहा, चाहे वो एक्शन हो, चाहे सिलेक्शन हो, चाहे इलेक्शन हो, ये हमारे एजेंडा पे रहते हैं, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। और जब हम इस काम को करते हैं लगातार, तो पॉलिटिकल साइंस बहुत वाइटल साइंसेस है। इसमें ना आप 700 किलोमीटर दूर दिल्ली से बैठ के इसको चला सकते हो राघवेंद्र जी, ना ही आप मौसमी आधार पे कभी वीकली या मंथ एंड पे आके जैसे कमलनाथ जी करते हैं आप पार्टी चला सकते हो। यहाँ तो साहब सुबह शाम दिन रात खपे रहना पड़ता है। आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान जी को, आप उनको विपक्ष में रखिए, सरकार में, विपक्ष में भी 15 महीने देख ही लिया आपने, सब वो 16-18 घंटे काम करते रहते हैं। तो इनका सामना आप मुझे बताइए कमलनाथ जी कैसे करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जब नेता ही जनता के बीच नहीं रहेगा राघवेंद्र जी, तो जनता किसकी साख पर वोट दे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। भाई कोई व्यक्ति सामने तो हो, तब तो उसके अपन प्रॉस एंड कॉन्स ढूंढेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने इस पर काम करती है। जहां हम तो बूथ पर जिस पर हारते हैं, आपने सुना होगा हमने पन्ना समिति और बूथ प्रमुख बनाए हैं, हमारा बूथ एनालिसिस भी होता है। तो ऐसा थोड़ा ना कि हम सभी बूथों पर जीत जाते हैं राघवेंद्र जी। जिस बूथ पर हमको लगता है कि हमको कम मत मिले हैं, उस पर हम लगातार काम करने का प्रयास करते हैं, उनकी समितियां पुनर्गठित करते हैं, और फिर उसके बाद हम पता करते हैं कि भाई क्या कारण रहा है हमको यहाँ पर मत कम मिले। और उसके बाद बूथ के बाद, ये तो आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए हम किसी विधानसभा पर काम करना थोड़ा ना छोड़ देंगे राघवेंद्र जी। बिल्कुल। तो ये हमारी सतत प्रक्रिया है। तो जहाँ जीत हुई वहाँ जीत के संदेश को समझा जाए, और वहाँ पर जो लंबित कार्य हैं विकास के, और जिन पर हमको अगले चुनाव में जाना है, लोगों से संबंधित विषय हैं, वहाँ हमारी साख बरकरार रहे, जनप्रतिनिधि ठीक काम करें, इस पर हम काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ पर हमको किसी बूथ पर या किसी जगह हार मिलती है, तो उसमें जो संकेत हैं, यदि हमको लगता है संगठनात्मक रूप से हमको ठीक करने की ज़रूरत है, तो हम वो काम करेंगे। हमको लगता है नहीं, प्रत्याशी चयन में हम और बेहतर काम कर सकते हैं राघवेंद्र जी, तो क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सब प्रचार को लेकर हमको लगता है यदि कोई रैली सभा करने में हमारी कोई कमजोरी रही, तो हम उसको भी दूर करेंगे, और ये होना भी चाहिए लोकतंत्र में। बेशक आपने ठीक कहा कि सतत प्रक्रिया है, एक रेगुलर प्रोसेस है जिस पर आदमी काम करता है, चाहे वो माने पॉलिटिक्स हो या कोई भी चीज़ हो। लेकिन जो आपने कहा कि चयन का जहाँ तक मामला है, जहाँ तक बूथ की बात है, बूथ हारने और जीतने की बात है, हम चयन पर भी आपसे पूछेंगे कि आखिर चयन में ऐसी कौन सी दिक्कत होती कि आपको कई बार बाहर से लोग लाने पड़ते हैं और आपकी पार्टी के जो हीरे तराशे गए हैं वो वहीं रह जाते हैं, आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? मैं पूछूंगा, बहुत सारी बातें कांग्रेस भी आपसे पूछेगी और जनता भी, और लेकिन मैं इससे पहले जाऊंगा बुंदेला जी के पास। बुंदेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमने कहा था कि इलेक्शन हो गया, उसके पहले सिलेक्शन हो गया, और अब अगर जहां भी पार्टियां हारी है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, अब वो एक्शन करेगी कि आखिर सैबोटेज किसने किया है, कहां गड़बड़ी हुई है। बीजेपी ने कहा कि वो बूथ तक का मैनेजमेंट करती है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं, वो मंडलम करके मंडल तक के मैनेजमेंट पर जा रही है। तो सीधी सी बात यह कि आखिर बुंदेला जी ऐसी कौन सी चूक हुई कि आपका जो सिलेक्शन था प्रत्याशियों का, वो इलेक्शन में जीत नहीं पाया? वजह क्या थी? क्या उन पर कार्रवाई होगी? हार की बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। महेश पटेल ने कहा है कि सबोटेज हुआ है, बहुत सारी बातें पृथ्वीपुर से भी निकल के आ रही हैं। तो पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है, कुछ बताएं आप। देखिए महेश जी, देखिए मैं राघवेंद्र जी सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी चुनाव होता है, चाहे हार हो या जीत हो, मुझे लगता है जीत का भी मंथन होना चाहिए, हार का भी मंथन होना चाहिए। और हम तो साफ कहते हैं कि ठीक है हम हारे हैं, लेकिन हमने फिर भी कुछ पार्टी के, हमारी दो मजबूत सीटें हम खो गए, पृथ्वीपुर और जोबट, लेकिन हमको रेगांव मिली है। इसके अलावा आप देखें राघवेंद्र जी, हर सीट पर हमारा वोट बैंक बढ़ा है। पिछले चुनाव पृथ्वीपुर में जाए तो हमको 53,000 वोट मिले थे, इस बार 64,000 वोट मिले। आप अगर लोकसभा चुनाव की बात करें खंडवा की, तो वहां भी आप देखें जहां बीजेपी 2.5 लाख वोटों से जीती थी, पर मात्र 70,000 वोटों से जीती है। तो हम तो कहते हैं ना, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर आप चुनाव लूज कर रहे हैं, हार रहे हैं, तो उस पर मंथन होना चाहिए। और
साफ स्पष्ट बात है कि हम हारे हैं लेकिन हम थके नहीं हैं। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हम फिर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हाँ राघवेंद्र जी, एक बात है कि भाजपा जो अपने संगठन और कैडर का ढोल पीटती है बार बार, वो मुझे लगता है वो ढोल पूरी तरह से आधारहीन है, झूठा है, फर्जी है। क्योंकि आपने भी अभी हाल अपनी बात में आदरणीय हितेश वाजपेयी जी से पूछी कि साहब मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि आप संगठन की जब बात करते हैं तो आपको बाहर से प्रत्याशियों का चयन क्यों करना पड़ता है। मात्र अभी 4 सीटों पर उपचुनाव था, आप देखें राघवेंद्र साहब, लेकिन उसमें भी देखें 2 जगह इनको बाहर से प्रत्याशी आयात करना पड़े। पृथ्वीपुर में समाजवादी से पकड़ कर लाए, और आप देखें, और यहाँ भी आप देखें कांग्रेस का प्रत्याशी आपको जुवट में लाना पड़ा। मतलब उस समय कहाँ चला जाता है आपका कैडर। मतलब जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी की वर्षों अपनी सेवा से आपकी पार्टी को पोषित करता है, क्या पार्टी का फर्ज नहीं बनता राघवेंद्र जी कि वो उस कार्यकर्ता को पोषित करे। आप 1 मिनट में छटक देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ राघवेंद्र जी, ये भाजपा ने एक नया चलन चलाया है। आप देखें इसी मध्य प्रदेश में देखें, ठीक है हमारी सरकार आपने अपदस्थ की, लेकिन उस समय आपने क्या कि उस समय भी आपने देखे जो 28 उपचुनाव हुए थे राघवेंद्र साहब, तो उसमें 26 सीटों पर इन्होंने भारी प्रत्याशी उतारे थे। उसके बाद फिर इन्होंने देखा आपके दमोह में वही किया। तो ये निरंतर ही पूरे देश में कर रहे हैं। आप अगर लोकसभा में जाएंगे तो राघवेंद्र जी 135 वो सांसद है वर्तमान में जो पिछले 10 साल में जिन्होंने दल बदल किया है, वो आज भाजपा में है। तो ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो कैडर की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं साहब, ये बिल्कुल बेमानी है। हाँ एक बात है, मंथन होना चाहिए और मंथन के साथ सकारात्मक चीजें होना चाहिए। अगर आप मंथन कर रहे हैं, आपको अगर अपने प्रत्याशियों को, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना ही नहीं, तो उस मंथन का क्या लाभ। आप मुझे इस बात का जवाब 10 सेकंड मतलब मैं पूछना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता वाजपेयी साहब से कि जब आपको अपने कार्य, फिर क्यों उनको कहते ना झूठी जिंदगी, झूठा दिलासा आप दे रहे हो। 10 सेकंड आपको टिकट तो बाहर वाले को देना है। मैं लौटता हूं आपके पास, बहुत सारे सवाल आपके भी हो गए हैं और जवाब देने को आतुर हैं हितेश वाजपेयी जी, लेकिन क्रम थोड़ा सा मैं बनाए रखना चाहता हूं। हितेश जी आपसे माफी के साथ पत्रकार साथी सुशील से पूछूंगा। सुशील जी, हितेश जी ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस एक माने रेगुलरिटी का मामला है, नियमितता का मामला है। यहाँ कांग्रेस में जो अध्यक्ष हैं, पीसीसी चीफ हैं, वो पार्ट टाइम जैसे नजर आते हैं। कई बार वो दिल्ली बहुत रहते हैं, भोपाल कम आते हैं, कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी नहीं है, विधायकों से नहीं थी कनेक्टिविटी, इसलिए सरकार भी गिर गई। आपको लगता है कि हार का कोई नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हार के बाद जो रिएक्शन आता है वो अक्सर ये आता है कि हम अगर जो करते हैं वो ठीक होता है, दूसरे ने किया तो गड़बड़ किया। लेकिन हम इस पर भी फोकस करना चाहते हैं कि ये जो हार का रिएक्शन है वो पार्टियों में एक्शन में कब बदलेगा, यानी हार के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी, और इसके लिए क्या सच में आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस कार्रवाई कर पाएंगे? आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, बहुत सीधी सी बात है कि अगर इन उपचुनाव में हम देखें जी तो कांग्रेस ने उस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया, ना उस तरीके से उनकी रणनीति थी। जोबट में उनकी कांग्रेस की एक पूर्व विधायक चली जाती हैं, मालूम है कि उसके पहले 25 विधायक आपके जा चुके थे, 26 विधायक जा चुके थे, और आप एक पूर्व विधायक को नहीं रोक पाए। और महंगाई जैसा मुद्दा, कोरोना की विफलता जैसा मुद्दा, और खाद का संकट चुनाव के दौरान था। यदि आप चुनावी संग्राम में जीत हासिल नहीं करते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए कि कहाँ कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए उनको सख्ती से कदम उठाने होंगे। आप सोचिए, राजकुमार पटेल जो बी फॉर्म नहीं भर पाते, अपना फॉर्म नहीं भर पाते, उनको आप प्रभारी बना रहे हैं। मुकेश नायक जी, जिनकी पार्टी में आस्था नहीं है, वो आपके प्रभारी हैं। इसका मतलब कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उन पर ये लोग कभी भी हावी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है। और बीजेपी ने रणनीतिक रूप से बहुत अच्छा काम किया। भले उन्होंने बाहरी प्रत्याशियों को लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिमाग में एक बात रखी कि जीतना है, कांग्रेस के गढ़ों को जीतना है। ये भले बोल सकती, कांग्रेस आरोप लगा सकती बाहरी है, जीत गए, वो निपटना बीजेपी की बाद की रणनीति है। लेकिन आज चुनाव जीत रही है, तो जो जीत रहा है उसकी रणनीति को आपको मानना पड़ेगा। और कमलनाथ जी की एक और जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि समस्या आ रही है कि वो जो उम्मीद की जाती थी कि एक अनुभवी नेता से इतने लंबे समय से राजनीति में, वो कांग्रेस को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। वो अरुण यादव, अजय सिंह जैसे नेताओं को नहीं साध पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कमजोरी है। इसके कारण भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है एक
एकजुटता का जो भाव होना चाहिए, जो इतनी बड़ी जिस तरीके की 2018 में प्रदर्शन किया था, इतनी मजबूत विपक्ष होने के बावजूद एक आक्रामक तेवर, आज ही आप देख लीजिए, अभी भी भोपाल में जो घटना हुई उसमें आपको लग रहा है कि कांग्रेस उस तरीके से जो है इस पूरे मामले को टेकल कर रही है? नहीं कर रही है। चाहे जहरीली शराब, तो ये जो मुद्दे उठाने की जो कांग्रेस की जो शिथिलता है, वो शिथिलता कांग्रेस को जो है जनता के बीच में कनेक्ट नहीं कर पाती। बिल्कुल। एक विज्ञापन चल रहा है हितेश जी, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, कि जिसमें कपिल देव विज्ञापन कर रहे हैं क्रिकेट मैच का। उसमें वो कहते हैं कि छोटे बैटिंग थकेली है, एक उसमें डायलॉग है उनका, थकेली बैटिंग है छोटे। तो हमें लगता है कि बीजेपी कई बार प्रत्याशी चयन में कांग्रेस को हरा देती है, क्योंकि वो उनके यहाँ के प्रत्याशियों को अपने यहाँ ले आती है। मैं पूछूंगा बुंदेला जी से कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को चयन करना तो दूर है, वो अपने लोगों को बचा नहीं पाती। तो पहली हार तो कांग्रेस की वही हो जाती है। बहुत देर से डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए कि बुंदेला जी ने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सवाल आपसे पूछे, उनका उत्तर दीजिए। देखिए, मैं तो बहुत तेजी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस लगातार बीजेपी ऐसी है, बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी वैसा करती है, तो कुल मिला के आपको निकल के आएगा कि बीजेपी कुछ करती तो है। ठीक है, यही आपका आज का कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भाई कौन करता है, भाई करते तो हैं। वही दूसरी ओर देखो, कांग्रेस कुछ करती नहीं। आप तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस रोक नहीं पा रही, ये बस दिक्कत है। तो साहब वो मुझे बताइए, खंबा लौटूंगा आप आ रहा हूँ, बुंदेला जी आ रहा हूँ। मुझे बताइए, खंबा नोचने से क्या होगा? आप बताइए, कुछ होगा क्या? सर मेहनत करनी पड़ती है, करिए ना आप, उसमें कौन रोक रहा है? अब जैसे मैं आपको बहुत अच्छे उदाहरण इन्होंने बताया अब शर्मा जी ने, मैं आपको चलिए मैं अपने ही सरकार का उदाहरण दे देता हूँ। हम सब जानते हैं हमीदिया में जो दुर्घटना हुई राघवेंद्र जी, बहुत दुखद दुर्घटना थी और उसका कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं था। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, जो दिग्विजय सिंह छोटी बड़ी सभी बातों पर ट्वीट करते हैं, मुझे उनके ट्वीट पढ़ के बता दीजिए कभी उन्होंने कोई कंसर्न दिखाया हो, कोई चिंता व्यक्त करी हो, कोई उन्होंने दुख व्यक्त किया हो। मतलब जिस क्वांटम से वो विषयों को, सड़े सड़े विषयों को लेते हैं साहब, सोचिए इतनी यहाँ से उनको लोकसभा लड़ना था, 3.5 लाख से हारे हुए प्रत्याशी हैं वो यहाँ के। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ आपकी इस चर्चा में। बुंदेला जी, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि अभी सुशील जी ने कहा कि कमलनाथ जी लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो अजय सिंह का मामला हो, चाहे वो अरुण यादव का मामला हो। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि वो अपने दिग्विजय सिंह जैसे साथी को भी जोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं बस 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड आ रहा हूं, सिर्फ इसमें मैं जोड़ रहा हूं कि कमलनाथ जी उनको भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अब आपका उत्तर। सर मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूं, बस जो मैं अपनी बात का समाप्त करना चाहूंगा। तो आपने देखा कि न केवल कमलनाथ गायब है, दिग्विजय सिंह केवल हिंदू मुसलमान के विषय पे बोलते हैं, पब्लिक से जुड़े विषयों पे नहीं बोलते हैं। और अंतिम बात सर, कार्यकर्ता यदि इतनी मेहनत से फसल लगाता है, मान लिया अरुण यादव जी की बात को, तो ये इस फसल का सौदागर कौन है? ठीक, उसका जवाब दे दीजिए। बुंदेला जी, सौदागर कौन? ये तो हितेश जी बता पाएंगे कि सौदागर कौन है। सर बेची अरुण जी ने, उनसे पूछिए। देखिए सौदागर तो भाजपा है। अच्छा, उससे अच्छा खरीदार, उससे अच्छा सौदागर तो पूरे देश में नहीं है। मतलब अरुण यादव जी ने फसल भाजपा को बेच दी, ये कहना चाहते हैं राघव जी? बहुत बड़ा आरोप है अरुण यादव जी के ऊपर। सर हितेश जी थोड़ा मेरी बात सुन लें। देखिए, ये अभी जो कह रहे थे कि कांग्रेस आरोप लगाती है, तो देखिए आरोप तब लगाते हैं जब आप कुछ करते। बिल्कुल सही बात है। रावण ने भी सीता माता का हरण किया था, तब प्रभु श्री राम ने भी कितना कहा सुनी कि तुमने अपनी सेना तैयार की थी, और दुर्योधन ने चीर हरण किया था। कहां पर? दूध कीड़ा में। तो अगर आप गंदा काम करते हो, आप कह रहे हम कहे नहीं, आप कह रहे हैं हमीदिया में जो हादसा हुआ है, अगर उसमें दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करे नहीं कर, उससे फर्क क्या पड़ता है? शर्म आनी चाहिए आपके लोकसभा लड़े हो यहाँ से। विश्वास सारंग को, जो हर विषय के ऊपर राघव जी क्या आपको लगता है बोलते हैं, हर बात सुन लेते हैं पहले जी, लेकिन खुद उनके विभाग में इस तरह की गंदगी फैली हुई, इस तरह से असफल होते हैं। अगर आप इतने बड़े नेता हैं हितेश जी, तो उनका इस्तीफा देने की मांग कर दीजिए। आप, मैं तो कह रहा हूं, आप इतने सत्यवान है, राजा हरिश्चंद्र हैं, तो उनका इस्तीफे की मांग कर दो हितेश जी। शर्मा नहीं चाहिए। बच्चों के हत्यारे हैं आप, लोग सुन रहे हैं, उसको तय करेंगे उनके बाद। एग्रीड, लेकिन मेरा सवाल यह था कि दिग्विजय सिंह ने हिंदू मुसलमान के विषय को छोड़ के बाकी पर कंसर्न क्यों नहीं दिखाते, और इसीलिए पब्लिक पसंद नहीं करती है। सिंह जी वो व्यक्ति है जो 3.5 लाख के हारने के बाद भोपाल में मौजूद है। कहाँ है वो पिछले 48 घंटों से? बुंदेला जी 72 घंटों से आ रहा हूँ आपका। कहाँ आप लेकर दिग्विजय सिंह पर आप लेकर? बुंदेला जी कहाँ है? बुंदेला जी मेरी बात सुनेंगे आप? जवाब सुन लो वाजपेयी जी। लोग विपक्ष को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है? बीच में सुन लो हितेश जी। नहीं कहाँ है, बता दो मुझे। सुन लेते हैं उनकी बात। अरे सुन लो मेरे भैया,
डॉक्टर चलिए कहिए आप धारा प्रवाह बोलिए, आप कहिए। यार एलिट क्लास से आते हो, ठीक है, सुन लो। यार तो नहीं हूँ आपका, चलिए, लेकिन मेरा निवेदन यही है, हितेश जी सुन लेते हैं। महान है सर, मेरी हैसियत नहीं कि आपका यार बन सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ढूंढ के ले आना, कहीं से मिल जाए तो दोनों आप। होता है और विश्वास, ये इसीलिए आप लोग पटरी बहुत तेजी से छोड़ते हो, जो शर्मा जी कह रहे थे ना, हत्या कर देते हैं। लौटते हैं साहब इस्तीफा मांग लो उनसे, इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं है। तथ्य नहीं है कुछ कहने की। बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की, 3.5 लाख से दिग्विजय सिंह हार गए, भोपाल में मौजूद हैं और इनकी 3.5 लाख से हारे हैं। उल जरूर बयान देती है, कल कहती है कि अजान की आवाज कहाँ पहुंच गए बताइए राघवेंद्र जी, तो पूरी बुंदेला जी, बुंदेला जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? उसके पहले फुटबॉल खेलते जाती है, सुनेंगे जिम्मेदारी की बात अवनीश जी है, मैं बीमार हूँ, 70 दिन तक भोपाल शहर से गायब रहती है, तो मुझे जवाब दें। बाय बाय उसका यहाँ बाय बाय बुंदेला जी, अब आप विषय से पलायन कर गए। चलिए, अरे आपका सफर अच्छा हो। पलायन करते हो वाजपेयी जी, विषय से आप चलिए अवनीश जी, अवनीश जी जो 2 सवाल थे बहुत, पर भी पहुंच चुके हो। अवनीश जी मेरी बात सुनिए, आप तो बात मत करो वाजपेयी जी, आप विषय के बहुत पहले पलायन करवा देते हो। अवनीश जी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि विषय ये है कि कमलनाथ जी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे, 25 लोग पहले चले गए थे। अब जो बात सुशील जी भी कह रहे हैं और जो बात दिख रही है तथ्य के तौर पर, मेरी सुन लीजिए, आप उनसे जरूर आप बहस करिए, मेरा सिर्फ जरा सा निवेदन सुनिए कि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह जी भोपाल से इलेक्शन लड़े थे, सबके ट्विटर उनका नहीं आया। मेरा कहना सिर्फ ये था बीच में जो आपने नहीं सुन पाए कि अरुण यादव जी संभाल नहीं पा रहे हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो कमलनाथ जी उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। अजय सिंह जी, मेरा कहना है कि दिग्विजय सिंह जी भी कहाँ हैं। एक बहुत मॉरल वैल्यू वाला सवाल है, नैतिकता का। वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के रहे और भोपाल से लड़े भी हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, कमला नेहरू बच्चे जलकर मर गए, आखिर वो कहाँ नजर आए? ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात। देखिए आपको मालूम है, अगर दिग्विजय सिंह जी भोपाल में होते, मध्य प्रदेश में होते, निश्चित तौर पर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो परसों आ रहे हैं, वो जाएंगे। ट्वीट दिखा दीजिए, ट्वीट पर। बाकी सुनिए ट्वीट की राजनीति आप लोग करते हैं। ट्वीट जब किसी, और कल ही दिग्विजय सिंह जी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे दिल्ली में, आपको याद होगा, आपने ठीक है, चलिए मैं आपकी बात समझ गया कि वो सशरीर आएंगे और कुछ करेंगे। लेकिन मुझे बताएं, क्या कमलनाथ जी घटना स्थल पर नहीं गए? आप मुझे बताएं, क्या ना सवाल ये नहीं है, सवाल ये कमलनाथ जी घटना स्थल पर, बुंदेला जी कौन है मुझे बुंदेला जी प्लीज बात समझिए, बात मेरी समझिए। शिवराज सिंह क्यों नहीं गए? शिवराज जी हाँ, ये सवाल आप कर सकते हैं, ये सवाल आपका वाजिब है। ये सुन तो लीजिए आप, विश्वास सारंग क्यों नहीं गए घटना? आप मंत्री विश्वास सारंग, देखिए बुंदेला जी, मैं बीजेपी नहीं हूँ, दोनों सवाल खड़े कर, मेरी बात समझिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, गाड़ी उतर गई साहब, आप सवाल काय को करोगे? चलिए कमलनाथ जी गए, आपको जवाब देना है साहब राघवेंद्र जी के। सारंग क्यों नहीं गए? चलिए मैं लौटता हूँ। सुशील जी सवाल ये है कि जवाब दें, आप दोनों जवाब दें। शिवराज जी क्यों नहीं गए घटना स्थल पर? जवाब दे इस बात का। देखिए आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, मुझसे सवाल आप क्यों कर रहे हैं? अब आप राघवेंद्र जी, देखिए आपने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब दें। शिवराज जी क्यों नहीं गए घटना स्थल पर? देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। प्रभु महाराज, शिवराज जी क्यों नहीं गए घटना स्थल पर? इस बात का जवाब दे दें। आप मैं सुनना जानना चाहता हूँ। बच्चों जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं एक मुख्यमंत्री है साहब, क्यों नहीं? चलिए आप ट्रैक से उतर रहे हैं, आप मेरे से सवाल मत करिए। मैं नहीं उतर रहा हूँ राघवेंद्र जी, आप फैक्ट से उतरे हैं। लीजिए आप भी उतर गए ट्रैक से, चलिए खुद का तो पता नहीं है, अब आपको भी उतार दिया ट्रैक से। चलिए सुशील जी चलिए ठीक है। क्यों नहीं गए सुशील जी, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए घटना स्थल पर? चलिए आपकी बात हो गई ना सुशील जी। अब अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे कि ये जो मामला है पूरा, कांग्रेस सवाल पर सवाल कर रही है लेकिन इस सवाल का उत्तर नहीं दे रही कि दिग्विजय सिंह जी का कोई ट्वीट क्यों नहीं आया। उसके उलट आपसे वो पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि शिवराज जी क्यों नहीं गए। ये तो आप पूछिए ना शिवराज जी से। अब आप शांत हो जाए, अब आप शांत हो जाइए सुशील जी। अब शिवराज जी क्यों नहीं गए, इसका उत्तर भी आप और हमसे मांगा जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अब आप सिर्फ इतना बता दें अंतिम प्रतिक्रिया में कि क्या कांग्रेस के भीतर कमलनाथ जी कांग्रेस को एकजुट रख पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो रख पाते तो फिर भोपाल से दिग्विजय सिंह जी का भी मामला बनता, कम से कम कमला नेहरू अस्पताल के बारे में। हालांकि विषय हमारा सिलेक्शन का, इलेक्शन का है और उसके बाद पैकअप का है। आपकी राय?
नहीं, देखिए राघवन जी, कौन ट्वीट कर रहा है कौन ट्वीट नहीं कर रहा है, मुद्दा ये नहीं। अगर शिवराज जी वहां नहीं गए तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें सवाल करने की जरूरत थोड़ा है, इसमें तो आंदोलन करने की जरूरत है। बिल्कुल, यही बात। लेकिन आप हमसे सवाल करके हमसे जवाब क्यों चाह रहे हैं? आप तो ये बात जनता के बीच ले जाइए ना कि मुख्यमंत्री भोपाल में होते हुए नहीं गए। तो ये जो ट्वीट वॉर से कुछ नहीं होता है। सड़क पर जो जनता की लड़ाई लड़ेगा, और इसमें मैं बिल्कुल अनडाउटली कह सकता हूं कि सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ने में बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा सक्षम और चतुर है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है इस मामले में पीछे रह जाती है। यहीं पर हम इस चर्चा को खत्म करते हैं कि सड़क पर लड़ने के मामले में कांग्रेस कमजोर है और बीजेपी मजबूत है। इसलिए चुनाव के नतीजे उम्मीद से अलग आते हैं कांग्रेस के हिसाब से, और बीजेपी वहां बार बार हारे हुए चुनाव भी जीत जाती है। तो इस पूरी चर्चा में हम मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। बुंदेला जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। सुशील जी, आपका भी धन्यवाद। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियां जीतने और हारने के बाद चिंतन कर रही है। हो सकता है कि एक्शन भी हो और कई लोगों का इसमें बैकअप भी हो जाए। तो सिर्फ आज की चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए IND24।